हेलो। सो आज का हमारा मेन टॉपिक कंसर्न रहेगा स्टोइकियोमेट्री से। ये मेरी ट्रेन को थोड़ा माफ करना, वो हैंड राइटिंग वैसी हो जाती है, लेफ्ट ही हो ना इसीलिए। अच्छा, तो कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टेप 1। जाहिर सी बात है, स्टेप 1 में क्या करना है? राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी तो स्टोइकियोमेट्री क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? राइट डाउन द सॉरी मैंने बोला सही, लिखा उल्टा। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। ओके, स्टेप 2 क्या कहता है हमसे? स्टेप 2 ये कहता है कि अभी जो केमिकल रिएक्शन लिखी है उसको बैलेंस करो। कैसे करेंगे बैलेंस? विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस द chemical reaction with the help of stoichiometric coefficient। ठीक है, और स्टेप 3 क्या कहता है हमसे? स्टेप 3 ये कहता है अब हमें ढूंढना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हमने बैलेंस भी कर दिया, अब क्या करो? रिलेशन ढूंढो इनके बीच में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बीच में। तो लिखो फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इतनी चीजें करने के बाद अब अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि हाँ ये लिखवा दिया तो हमें पढ़ना है, नहीं तो फिर तुम लोग को समझे नहीं हो अभी तक। सब बताएंगे, हर एक चीज अभी बताएंगे डिटेल में, एकदम विस्तार में। पहले इतना नोट कर लो, पॉज करके। कर लिया नोट? कर लिया? मिटाने जा रहा हूं, चलो ठीक है। हाँ, अब रिलेशन किन किन के बीच में आ सकता है? रिलेशन किन किन चीजों के बीच में आ सकता है? अगर संबंध बनाना है तो जाहिर सी बात है कोई चीजें होनी चाहिए। जैसे कि इंसानों में संबंध होते हैं तो वैसे ही यहां पे भी भाई बहन का रिश्ता, मम्मी पापा का, फिर हमारा उनके साथ, तो वैसे यहां पे भी रिलेशन आते हैं कुछ कुछ। जैसे कि रिलेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है मॉलिक्यूलर रेशियो। मॉलिक्यूलर रेशियो, फिर आता है मोलार रेशियो, फिर आता है वॉल्यूम रेशियो, और अंत में आता है मास रेशियो। अंत में आता है मास रेशियो। अच्छा, अब यहां पे ये जो 3 चीजें हैं, मॉलिक्यूलर रेशियो, मोलार रेशियो, मोलार रेशियो, ये तीनों डायरेक्टली आते हैं। ये तीनों डायरेक्टली आते हैं, ये तीनों डायरेक्टली आते हैं, और ये आता है इनडायरेक्टली। पॉज करो, बन गई? ठीक है, तो ये तीनों कहां से आते हैं? डायरेक्टली आते हैं, और ये इनडायरेक्टली। हालांकि ये वाला रेशियो भी स्टोइकियोमेट्री से ही आता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में। कैसे आएगा हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। लिखिए इतना, लिख लो, मिटा दूं? ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं। अब एग्जांपल में क्या लिया मैंने? 1 N2 प्लस
3H2 gives 2 times अमोनिया। अब यहां पे अगर लगा है, इफ एक मॉलिक्यूल लेता हूं N2 का, तो मेरे को 3 मॉलिक्यूल किसके लेने पड़ेंगे? H2 के। तब जाके मेरे को 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? तो वो मिलेंगे मेरे को किसके? अमोनिया के। ठीक है। अब मान लो यहीं पे मैंने एक मॉलिक्यूल की जगह पे अगर मैंने ले लिए 2 मॉलिक्यूल किसके? N2 के, तो मेरे को H2 के कितने लेने पड़ेंगे? क्या लगता है सबको? आंसर क्या रहेगा? जाहिर सी बात है, कितने लेने पड़ेंगे? अगर इसका मैंने डबल लिया है तो इसके भी डबल लेने पड़ेंगे, यानी 3 2 6 मॉलिक्यूल। और जब मैंने 2 मॉलिक्यूल N2 के लिए और 6 मॉलिक्यूल H2 के लिए, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल NH3 के मिलेंगे? तो वो मिलेंगे 4 मॉलिक्यूल NH3 के। यहां पे अगर तुम देखो ध्यान से तो एक चीज फिक्स्ड है। कौन सी चीज फिक्स्ड है? रेशियो 1:3:2 का रेशियो। ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो वो होता है जो 1 के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में। तो यहां पे पहले क्या करो? डिवाइड बाय 2 करो, तो इसके बीच में भी रेशियो क्या आएगा? 1:3:2। तो यहां पे रेशियो क्या सेट हो गया? 1:3:2 का रेशियो सेट हो गया। का रेशियो फिक्स है। ये बात पल्ले पड़ी। अब मॉलिक्यूल के बीच में रेशियो है, इसीलिए इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेशियो। इसीलिए क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर रेशियो। अब मान लो यहीं पे मैंने ले लिया मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल। अगर मोल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले अपलोड किया गया था, एक बार आप जरूर उसको देख के आइए, आपको मोल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्या होता है, कैसे होता है पूरा। 1 मोल अगर मैंने ले लिया, अगर लगा है, हर जगह अगर लगा है N2 के, तो मेरे को कितने मोल लेने पड़ेंगे H2 के? जाहिर सी बात है, अगर 1 मोल लिए है तो यहां पे कितने लेने पड़ेंगे मेरे को? 3 मोल H2 के। तब जाके मेरे को NH3 के कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल मिलेंगे। अब मान लो मैंने ले लिया 1 मोल की जगह पे मैंने बढ़ा दिया 2 मोल कर दिया। तो अगर मैंने 2 मोल लिया है किसके? N2 के, तब मेरे को क्या मिलेगा? या तब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 6 मोल किसके? H2 के। और तब जाके मेरे को 4 मोल मिलेंगे किसके? NH3 के। अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो वापस एक चीज फिक्स्ड है। कौन सी? 1:3:2। यहां पे भी रेशियो फिक्स्ड है, तो यहां पे भी क्या है? 1:3:2 का रेशियो फिक्स है। लेकिन यहां पे और ऊपर वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाले में हमने मॉलिक्यूल लिया था, नीचे वाले में हम मोल लिए हैं। ठीक है, ऊपर वाले में मॉलिक्यूल था, नीचे वाले में क्या लिया है? मोल लिया है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे मोलार रेशियो। क्या कहेंगे? मोलार रेशियो। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो। लिख लिया? आगे बढ़े? ठीक है, चलो। बिना मार्कर गिरे कोई लेक्चर खत्म नहीं होता। चलो, अब अगर हम बात करें वॉल्यूम रेशियो की, तुम लोग अगर ध्यान हो तो हमने लास्ट लेक्चर में या इसके पहले जस्ट अभी हमने एनटीपी एसटीपी डिस्कस किया था। तो जब हम बोलते हैं प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स,
तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां पे प्रेशर फिक्स, टेम्परेचर फिक्स, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है बचपन से, तो हम यहां पे कह सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसके होगा, एन के। तो मान लो मैंने एक रिएक्शन वापस ले ली, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब जैसे ये रिएक्शन लेता हूं मैं, तो यहां पे हमें पता है, अगर मैंने बोला था तुम लोग को अगर याद हो तो, कि मोल से अगर मेरे को वॉल्यूम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो एक मोल लिया और उसको अगर मैंने लीटर में लिए तो यहां पे मेरे को कितने लेने पड़ेंगे, 3 इंटू 22.4, तब जाके मेरे को इसके कितने लीटर मिलेंगे, 2 इंटू 22.4 लीटर। किसके लिए यहां पे मैंने 22.4 लीटर N2 के, 3 इंटू 22.4 लीटर किसके लिए, H2 के, तब जाके 2 इंटू 22.4 किसके मिलेंगे, NH3 के। अब मान लो मैंने यहां पे क्या कहते हैं, अगर मैंने 2 मोल लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ 2 मोल लिया और मेरे को लीटर में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, तब यहां पे मेरे को कितना लेना पड़ेगा, 6 इंटू 22.4 लीटर, और तब जाके मेरे को NH3 के कितने मिलेंगे, 3 इंटू 22.4 लीटर। पल्ले पड़ा ही है, गया। अब यहां पर अगर तुम देखो वापस, तो रेशियो वापस फिक्स्ड है, कौन सा, 1:3:2 का, 1:3:2 का। तो जब हम बात करते हैं रेशियो की, अच्छा सबसे पहले इतना नोट कर लो, फिर मास रेशियो भी खत्म करते हैं साथ ही साथ, और फिर सवाल लगाते हैं बढ़िया बढ़िया वाले। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। झुलसने वाली गर्मी है। अब हम बात करते हैं मास रेशियो की। तो अगर हम मास रेशियो की बात करें, चलो लिख लो वही एग्जांपल, 1N2। अब तक तो ये रिएक्शन याद हो जानी चाहिए। अगर ये लेते हैं तो अब यहां पे मैं बोल रहा हूं 1 मोल में लेता हूं N2, तो यहां पे कितने लेने पड़ेंगे, 3 मोल H2, और यहां पे 2 मोल किसके मिलेंगे, NH3 के। अब एक बात आती है, अगर 1 मोल लिया तो 1 मोल में कितने ग्राम आते हैं, 1 मोल में ग्राम आते हैं जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। N2 का होता है, 1 N का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28। तो अगर मैं इसका 28 ग्राम लेता हूं, अब यहां पे डाउट आना चाहिए कि ये 28 ग्राम ही क्यों लिया, हमने 30 या फिर कोई और नंबर क्यों नहीं लिया, बिकॉज N का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 14 होता है, और N2 का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहां पर हमने कितने मोल का कंसिडर किया है, 1 मोल, इसलिए कितना है, 28। H2 का होता है हमारे पास 2, एक H का होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देन कितने मोल है, 3 मोल, तो 3 2 6 ग्राम किसके, H2 के। तब जाके मेरे को, अब N का होता है 14, H का होता है 1, और H कितने हैं, 3, तो 14 15 16 17, तब जाके मेरे को 17 ग्राम मिलेगा किसका, एक सेकेंड, यहां पे 2 मोल है, तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, वो 34 ग्राम, क्या हो जाएगा ये, NH3 का। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ो, सिंपलेस्ट रेशियो में तोड़ने का मतलब जो खुद के टेबल में जाए और किसी और टेबल में ना आ जाए, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 14 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, और यहां पे कितना आएगा, 17 ग्राम। अब ये आइडिया कौन आना चाहिए कि भैया इसमें रेशियो कहां बन रहा है। सबसे पहले ये सोचो, 14 प्लस 3 करो, कितना होता है, 17 होता है, और वही तो लिखा है। 28 प्लस 6 कितना होता है, 34 होता है, वही तो लिखा है। मतलब यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए कि
जब हम रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं, जब हम रिएक्टेंट के मास को ऐड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का मास मिलना चाहिए। क्लियर? ठीक, बढ़िया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। अब यहां पे फाइनल एक चीज लिखवा देते हैं, रेशियो वेशियो सब सबके बीच में, कि सवाल लगाया जाए। बताओ क्या करना है? सवाल लगाते। चल, बहुत पढ़ लिया। तो एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द मास ऑफ CaO, find out the mass of CaO obtained from the thermal decomposition of 5 gram of CaCO3। ये सवाल है। ऑप्शन सी है, चलो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है 2.8 ग्राम, 5.6 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। करो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो, देखो। कर लिया? कर लिया? सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, चल। अब सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन देके किसी को अगर हम जलाते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 CaCO3 क्या मिल रहा है हमें? 1 CaO, और इसमें क्या बचा है फिर? देखो, CaCO3 में से CO यहां पे आ गया तो क्या बचा? C, और कितना ऑक्सीजन बचे? 2। ठीक है, अब यहां पे हमने कितना लिया है? 1 CO3, तो कितने मिल रहे हैं? 1 CaO, और कितना मिल रहा है? 1 CO2। हमें इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमें इसका डेटा पूछा है, बस वो ध्यान में रख के चलो। तो यहां पे बात आती है, अगर मैंने इसका 1 मोल लिया होता तो मेरे को इसके कितने मिलते 1 मोल मिलते। किसके? CaO के। ठीक है, अच्छा, अब 1 मोल में कितना ग्राम होता है इसका? देखो, 40, 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 3 48, 40, 12, 48 होता है 100 ग्राम। किसका? CaCO3 का। तो इसके कितने मिलेंगे हमें? 40 और 16 कितने होते हैं? 56 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बोलूं 1 ग्राम लेता मैं तो कितना होता है? 56/100। लेकिन क्या सवाल में 1 ग्राम के लिए बोला है? नहीं। कितने ग्राम के लिए बोला है? 5 ग्राम के लिए। तो 5 ग्राम CaCO3 जब लिया तो कितना हो जाएगा? 56 ग्राम CaO इंटू 5 CaO। गुणा भाग करेंगे तो गुणा भाग करने के बाद जो आंसर आएगा, 5 1 जा, 5 20 जा, 2 21 जा, 2.8 जा, तो आंसर आता है यहां पे 2.8 ग्राम CaO मिलेंगे। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए। ये स्टोइकियोमेट्री मेनली जो आता है ना, वो नीट और जेई के रिस्पेक्ट में आता है। तो वहां पे सवाल लगाने के टाइम पे अगर इतना बड़ा हम करने बैठेंगे तो भैया हमारा अगले साल का फॉर्म आ जाएगा। तो इतना करना नहीं होता, तो पहले इतना लिख लो, फिर बताते हैं क्या करना होता है। कर लिया नोट? जल्दी करो। मुझे जीने नहीं देती याद तेरी। कर लिया? चल, अब वहां पे क्या करना होता है घटनास्थल पे एग्जाम में? तो वहां पे देखिए लाल स्याही का उपयोग करेंगे। वहां पे करना यह होता है, पहले तो रिएक्शन लिख लो आसान में। CaCO3 gives CaO plus CO2। इसे कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। इसके कितने होते हैं? 56 ग्राम। सबको ही मालूम होता है पूरी दुनिया में। अब यहां पे क्या करो? डिवाइड बाय 20।
यहां पे भी क्या करो, डिवाइड बाय 20। अब तुम्हारे तेज दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि डिवाइड बाय 20 क्यों किया। 100 ग्राम नहीं बोला है मैं सवाल में, कितना बोला है, 5 ग्राम। तो 100 में ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि वो बन जाए 5। जाहिर सी बात है तुम्हारे तेज दिमाग में आइडिया आना चाहिए हम सबके कि क्या करना चाहिए, 20 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 5 जा 5 ग्राम। ओके, अच्छा अब ये 5 ग्राम आ गया, यहां पे कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा 2.8 ग्राम। और यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। इसी को तो कहते हैं स्टोइकियोमेट्री से खेलना। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो दूसरा एक तरीका, दूसरा मेथड ले लीजिए। 100 ग्राम 56 ग्राम, क्या कर दो, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5.6। अब 5.6 में या 10 में मैं ऐसी क्या चीज करूं कि वो 5 बन जाए, 10 में ऐसी क्या चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कि वो 5 बन जाए। तो दिमाग में आना चाहिए 2, तो यहां पे भी 2 क्यों, बिकॉज रेशियो ही तो है, जो यहां पे करोगे वही सेम यहां पे भी करना। तो ये हो जाएगा 5 ग्राम और ये हो जाएगा 2.8 ग्राम। देखो वो फिर से आ गया, कौन, हमारा जुगाड़। ठीक है, अब ऐसे ही और सवाल हम लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।